बात भी की है सरकार ने, अभी 5 फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया है। किसान कह रहा है मैं 23 फसलों पर चाहिए। प्रधानमंत्री जी ये भूल गए हैं कि बजट में जो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं वो एमपीआई से निकले हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से निकले हैं, जिसमें कई सारे डायमेंशन है। यानी उनके पास अब गैस कनेक्शन है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, जल पहुंचाया है घर घर में, प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, कई सारी सुविधाएं दी हैं। तो सरकार बात करने को तैयार नहीं है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा हम लोगों से अपने मन की बात शेयर करते हैं, पर कभी भी हम लोगों के मन की बात सुनने का प्रयास ही नहीं किया। शायद इसीलिए हम लोग या तो धरने पर बैठते हैं या फिर आंदोलन कर रहे होते हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का, बहरी सरकार को अपनी बात सुनाने का। कौन करते हैं आंदोलन? या तो किसान करेगा, धरने पर कौन बैठेगा? युवा छात्र बैठेगा जो नौकरी की तलाश में है, या फिर वो महिलाएं जिनका शोषण हुआ है। यही मोमबत्ती लेकर आपको मार्च करती हुई दिखाई देंगी। इस भारत में कभी आपने उद्योगपतियों को धरने पर बैठते हुए नहीं देखा होगा, आंदोलन करते हुए नहीं देखा होगा। उन्हें मालूम है कि जो सरकार सत्ता में है वो बड़ी आसानी से उसकी बातों को सुनेगी, ना केवल सुनेगी, उनकी बातों को मानेगी भी। उद्योगपति ने कहा कि मेरा कर्जा माफ कर दो, तो सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए। ये उद्योगपति जानते हैं कि जो सरकार वर्तमान में है, बस इसकी झूठी वाहवाही तारीफ कर दो, तो थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो चंदा दे दो, ये सरकार काम कर देगी। और यह काम तब बहुत आसान हो जाता है जब सरकार का मुखिया झूठी तारीफ सुनने का शौकीन हो। मुखिया के अंदर एक विचार घर कर गया है कि जहां भी दिखूं सिर्फ मैं दिखूं, जहां भी चर्चा हो सिर्फ मेरी चर्चा हो। तो जब किसी विशेष क्षेत्र पर हमारे मुखिया का ध्यान रहेगा, आम जनता की ओर मुखिया वादा करके अगर भूल जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो आम जनता मुखिया को अपने वादे याद दिलाने के लिए आंदोलन के अलावा और क्या कर सकती है। हमारे मुखिया ने ही ये वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। अगर किसानों की आय दोगुनी हो गई होती तो फिर ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हालांकि इस आंदोलन में कई ऐसे अराजक तत्व भी शामिल हैं। अगर वो अराजक तत्व शामिल है तो उनकी पहचान होनी चाहिए। सरकार का इतना बड़ा खुफिया सिस्टम काम करता है, तो उनकी पहचान करके उनको चिन्हित करके वहां से खींच निकालना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या सभी लोग खालिस्तानी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं? क्या सभी लोग आतंकवादी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं? और जिस प्रकार से सरकार उनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ रही है, हाईवे पर कीलें बिछा रही है, इससे तो यही लगता है कि ये किसान नहीं कोई आतंकवादी हैं। और अगर वो सच में आतंकवादी हैं तो उनके साथ फिर वो कानून का धारा लगाना चाहिए जो आतंकवादियों के ऊपर लगता है। तो जब मुखिया ने यह कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो सोच समझकर ही बोला होगा कि अगर मैं ये बात बोलूंगा तो राजकोषीय भार बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं है कि हमारा मुखिया बिना कुछ सोचे कहीं भी कुछ भी बोल दे। तो जो दोगुनी आय कर रहे हैं, उस दोगुनी आय करने में एमएसपी सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। पर कुछ तिहाड़ी ऐसे हैं जो न्यूज में ये बता रहे हैं कि यदि एमएसपी बढ़ा दी गई तो किस प्रकार से मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। अब इस अख मिचके को ये नहीं मालूम कि भारत में मुद्रास्फीति और महंगाई की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इसकी जेब में इतना पैसा आ रहा है कि इसको महंगाई और मंदी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये तो स्टूडियो में एसी वाले कमरे में बैठकर भारत के दर्शन कर रहा है। इसको क्या मालूम कि किसान खेत पर जब काम करता है तो जो पसीना निकलता है वो किसी एसी से नहीं सूख सकता। ये जो अख मिचका है इस बात पर फोकस कर रहा है कि एमएसपी के बढ़ने से राजकोषीय भार बढ़ेगा, खर्चे फालतू के बढ़ेंगे। ये इस चीज पर दम दे रहा है, समझिए इस चीज को। इस अंक मिचके को ये याद नहीं है कि जो सरकार फालतू के प्रचार में पैसा खर्च करती है, जो आम नागरिक के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है, उसके लिए भी बोर्ड लगाकर ये बताए जाते हैं कि हमने फ्री वैक्सीन दी, हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। अगर इस देश में वैक्सीन की भी सुविधा नहीं हो पा रही है, इस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा है,
हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए तर्क दिया था कि 80 करोड़ लोगों को हम इसलिए अनाज दे रहे हैं जिससे जिन लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है वो वापस गरीबी में ना चले जाएं। शायद प्रधानमंत्री जी ये भूल गए हैं कि बजट में जो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं वो एमपीआई से निकले हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से निकले हैं, जिसमें कई सारे डायमेंशन है। यानी उनके पास अब गैस कनेक्शन है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, जल पहुंचाया है घर घर में, प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, कई सारी सुविधाएं दी हैं। पर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जो अनाज 80 करोड़ दिया जा रहा है वो इसीलिए दे रहे हैं जिससे कि वो वापस गरीबी में ना चले जाएं। यहाँ ये ध्यान रखना है कि 80 करोड़ अनाज देने से गरीबी दूर नहीं होती, भुखमरी दूर होती है। तो जिन लोगों को अनाज दिया जा रहा है वो गरीब से भी नीचे भुखमरी की कंडीशन में है, क्योंकि भारत में अगर गरीबी दूर करनी है तो एमपीआई का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें आवास है, स्वच्छता है, ईंधन है, इत्यादि सब चीजों को शामिल करना पड़ता है। और 80 करोड़ लोगों को केवल गेहूं देने या अनाज देने का मतलब है कि वो भुखमरी से बाहर आ रहे हैं, गरीबी से नहीं। पर चूंकि प्रचार ऐसे किया जाता है कि फालतू का खर्चा है एमएसपी, वो तिहाड़ी बोल रहा है। उस तिहाड़ी ने कभी ये नहीं कहा कि फालतू खर्चा एमएसपी नहीं है, फालतू खर्चा ये सेल्फी पॉइंट है। यह सेल्फी पॉइंट रेलवे स्टेशन पर बनाए जा रहे हैं और इस सेल्फी पॉइंट को बनाने पर जो खर्च आ रहा है वो रेल मंत्रालय, और रेल मंत्रालय जो वहन कर रहा है खर्चा वो हमारे टैक्स से आता है। तो ये फालतू का खर्चा है, ना कि एमएसपी फालतू का खर्चा है। एमएसपी आय है और आय का एक उद्देश्य होता है खर्च करना, और खर्च जहां भी होगा वहां मांग होती है, और अगर मांग मजदूरों के द्वारा उस मांग की पूर्ति की जाए तो उत्पादन होगा, और उत्पादन अगर मशीनों से ना करवाकर मजदूरों से करवाया जाए तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी, लोकल फॉर वोकल को सहायता मिलेगी। 68% लोग गांव में निवास करते हैं, भारत कंजप्शन लेड इकोनॉमी बन सकता है, यानी भारत ही उत्पादन करेगा और उसको भारत में ही बेच दिया जाएगा। उसके लिए गांव को मजबूत करना जरूरी है, और गांव में किसान रह रहे हैं उसके लिए किसानों को मजबूत करना जरूरी है। उसके लिए एमएसपी अगर देना पड़े तो देना चाहिए, और कहीं कटौती की जा सकती है, लेकिन किसानों के दिए जाने वाले रियायतों पर कटौती नहीं कर सकते, चाहे कितना भी राजकोषीय घाटा बढ़े। अगर कटौती करनी है तो उद्योगपतियों को जो लाभ में है पहले से ही उनकी कटौती कर दो, तो उन्हें क्या नुकसान है। कितना पैसा उद्योगपति लेकर जाएंगे, अरबों खरबों की संपत्ति एक व्यक्ति के पास है, अगर उसकी कटौती होगी तो उसकी दाल रोटी फिर भी चलेगी ना। किसान तो दाल रोटी के लिए मर रहा है, पॉइंट ये है, इस चीज को समझना है। पर जिस किसान को हम अन्नदाता कह रहे हैं सरकार उससे बात करने को तैयार नहीं है, विडंबना समझिए। अरे भाई कोई आंदोलन कर रहा है, कोई धरने पर बैठा है, मध्य प्रदेश पीएससी में आयोग के सामने बच्चे सामने बैठे रहते हैं, अरे कोई अधिकारी आकर बात कर ले, बात मानो या ना मानो बात की बात है, पहले बात करके सुलह करो चीजों को, फिर जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद प्रोसेस करवाया जाए। आने से पहले ही रोक दिया, बात करने को ही तैयार नहीं हो। सुलह होने से ही चीजें चल सकती हैं, बात करने से ही चीजें निकलती हैं। सरकार बात भी की है, सरकार ने अभी 5 फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया है, किसान कह रहा है हमें 23 फसलों पर चाहिए। अब किसानों भाइयों को भी यह समझना होगा कि आप जिस प्रकार से रोड को बंद किए हुए हैं उससे आम जन को बहुत तकलीफ हो रही है। चूंकि आप रोड पर इसलिए बंद हैं क्योंकि इस प्रकार से कीलें बिछा दी गई हैं। तो सरकार बात करने को तैयार नहीं है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ रहा है। किसानों की मांगों को जो संगठन बना होता है अगर पहले से ही तालमेल बना के रखा जाए, सरकार अगर इनको तालमेल बनाने के घेरे में रखे तो फिर ये नौबत ही ना आए। पर मैं तो सबसे किसान भाइयों से ये कहूंगा कि जितना जल्दी हो बात को निपटाया जाए, इससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। सरकार से मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि सरकार सुनने के मूड में है नहीं। अगर सरकार सुनने के मूड में होती तो वो इस प्रकार के बैरियर नहीं लगाती, ऐसे हालात पैदा नहीं करती। अब इसमें कई ऐसे अराजक तत्व होंगे जो पत्थरबाजी कर रहे होंगे, जो ऐसे काम कर रहे होंगे जो विभिन्न पार्टियों द्वारा करवाए जा रहे हों जिससे कि वर्तमान पार्टी बदनाम हो जाए। पर इतना हमारा खुफिया तंत्र लगा हुआ है तो वो पहचान की जा सकती है, मुझे नहीं लगता बड़ा काम है। अगर वो पहचान नहीं कर पा रही है हमारी खुफिया तंत्र, तो फिर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, जब तुम देश के अंदर सामने जो आंदोलन हो रहा है उसमें पहचान नहीं कर पा रहे हो तो देश के बाहर कैसे जानकारी निकालते होगे, फिर तो पैसा बर्बाद है तुम लोगों पर। तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन में कई ऐसे अराजक तत्व भी होंगे, उनको चिन्हित करके पटक के कूटना चाहिए, लेकिन किसानों की मांग को सुनने के लिए सरकार को सामने आना चाहिए।
ना कि उन किसानों के ऊपर अश्रु गैस छोड़ने चाहिए, उन पर हमला करना चाहिए। दोनों पक्षों को देखना चाहिए। किसानों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम ऐसा हम प्रोटेस्ट करें जिससे कि आम जनता को, क्योंकि आप और हम एक ही घर के हैं, सरकार जितनी जल्दी इस चीज के लिए निर्णय लेगी उतना जल्दी किसान आंदोलन खत्म होगा। पर जिस प्रकार से कीलें बिछाई जा रही हैं, किसानों को रोका जा रहा है, किसानों को दबाया जा रहा है, जिस प्रकार से किसानों के साथ यह स्थिति दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग आतंकवादी हैं और एक युद्ध के हालात बन रहे हैं। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा सरकार से कि किसान की बातों को सुना जाए। आपने वादा किया है तो उस वादे को पूरा करो। अब चूंकि जब भी चुनाव होते हैं तो दूसरी पार्टियां भी चाहती हैं कि इस प्रकार से आंदोलन हो जिससे सरकार की छवि बिगड़े, और सरकार की छवि इस मामले में पहले से बिगड़ी हुई है कि बात करने को तैयार नहीं होते हैं। आप एक विशेष प्रकार के ईगो के घोड़े पर चल रहे हो। आपको ये लग रहा है कि जो हमने निर्णय लिया वो सर्वसत्य है, पर आपके कई ऐसे निर्णय हैं जिसका भुगतान भारत की जनता कर रही है। चूंकि धर्म की अफीम चटा दी गई है तो वो अफीम के नशे में अभी सभी लोग हैं। इस देश में हमने सरकार को चुना है धर्म की स्थापना के लिए नहीं, स्कूलों की स्थापना के लिए, कॉलेजों की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना के लिए हमारे पास धर्म गुरु हैं, वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं और सभी अपने अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। बस जो धर्म के प्रति कट्टरता दिखाए उसके प्रति कानून ला दीजिए। इस देश में सभी को अपने अपने धर्म मानने की आवश्यकता है और धर्म मान भी रहे हैं। प्रधान मुखिया होने की वजह से आप किसी भी विशेष धर्म के हो, उस समय आप जब प्रधानमंत्री होते हो और राष्ट्रपति होते हो तो आप किसी भी धर्म के नहीं होते हो। तो अच्छा ये है कि भारत को विकास अगर करना है 2047 तक, मेरे हिसाब से तो सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी, केवल सुनाने से काम नहीं चलेगा। आपकी फोटो को सभी जगह लगाने से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि आपकी फोटो हमारे दिल में हो, उसके लिए आपको हम लोगों को सुनना होगा और उन लोगों को पनिश करना होगा जो पूरी संपत्ति पे हक जमाए बैठे हुए हैं। तब आप सच में विश्व गुरु हैं और विश्व लीडर बनेंगे। और निश्चित तौर पर सरकार जो काम कर रही है उसमें कई काम तारीफ लायक हैं और मैं हमेशा से तारीफ करता रहा हूं। मैं किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं, क्योंकि सरकार जो वर्तमान में होगी सवाल उससे ही पूछे जाएंगे। अब मैं अखिलेश यादव से सवाल पूछकर क्या करूंगा? वो स्वघोषित राजकुमार से मैं सवाल पूछ के क्या करूंगा? है ना, शेख चिल्ली चाचा दिल्ली वाले, उनसे सवाल पूछ के मैं क्या करूंगा? सवाल तो उससे पूछूंगा जो सत्ता में है। सत्ता में जो सरकार है, मेरा उस सरकार से निवेदन है इस मसले को सुलझाया जाए। काफी लोग परेशान हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।